फिल्म की शुरुआत एक बैकग्राउंड जानकारी से होती है जहां बताया जाता है कि ताकतवर योद्धाओं ने पृथ्वी और स्वर्ग की शक्तियों को अपने अंदर समेट लिया और हर युद्ध के साथ और ज्यादा शक्तिशाली बनते गए। जिन लोगों पर स्वर्ग की कृपा दृष्टि थी और उनका जन्म सेना के नेतृत्व के लिए हुआ ताकि वो दुनिया की रक्षा कर सके। पर सालों तक चलने वाले युद्ध का परिणाम बहुत भयानक हुआ जिसमें कई लोग मारे गए, जिससे हैन राज्य पर भी गहरा असर हुआ। जिसके बाद हमें हैन राज्य और येलो टर्बन्स के बीच युद्ध का सीन दिखाया जाता है जहां येलो टर्बन्स का मुखिया जियाओ कहता है कि आज हैन राज्य का खात्मा होगा और हम उस पर राज करेंगे। वो अपने शक्तियों से जो भी येलो टर्बन्स के लोग इस युद्ध में मारे जा रहे थे वो उन्हें जीवित कर देता है, जिससे वो फिर से खड़े होकर दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। वो सभी अब हैन राज्य के सेनापति डोंग के पीछे पड़ जाते हैं, पर तभी वहाँ 3 भाई फ्यू, ल्यू और गुआन आकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए सभी येलो टर्बन्स के लोगों को मार गिराते हैं और उनके मुखिया जियाओ पर भी टूट पड़ते हैं, जिससे वो अपने सभी साथियों के साथ वहाँ से भाग निकलता है। सेनापति का सलाहकार उन भाइयों को धन्यवाद करता है और उनका पद पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि उनका कोई पद नहीं है, वो अपनी मर्जी से लड़ते हैं। जिस पर सलाहकार और सेनापति दोनों हंसकर वहाँ से चले जाते हैं, मानो के इस राज्य में योद्धा के लिए किसी पद का होना जरूरी है। अब फिर से हमें बैकग्राउंड वॉइस में जानकारी दी जाती है कि येलो टर्बन्स के मुखिया जियाओ की मृत्यु हो गई और येलो टर्बन के राज्य का विनाश हो गया है। पर डोंग ने हान राज्य के साथ धोखा दिया और राजकुमार को राजगद्दी ना देकर अपने बेटे को दे दिया और उन्हें बंदी बना लिया, जिसके बाद हान राज्य मुसीबत में पड़ गया। अब सीन डोंग की तरफ मुड़ जाती है जो हैन के राज्य डिंग योन के छोटे बेटे को राजगद्दी से हटाकर अपने बेटे को बैठा देता है। डोंग के अनुसार राजकुमार इस गद्दी पर बैठने के योग्य नहीं है क्योंकि वो राज्य को नहीं चला सकते और जो भी डोंग के इस फैसले को नहीं मानता वो उसे वहीं मृत्युदंड दे देते हैं, इसलिए उसने राजकुमार को भी बंदी बना लिया। दूसरी तरफ एक योद्धा काओ राजा डिंग के वफादार सीतू से कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ हान राज्य को बर्बाद होते हुए देखोगे। पर मैं चुप नहीं रहूंगा और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में डोंग का सलाहकार ल्यू से उसके खानदान के बारे में सवाल करता है, जिस पर ल्यू जवाब देता है कि उसके पिता जूते बनाने का काम करते थे, जिसके कारण वो सलाहकार ल्यू की सबके सामने बेइज्जती कर देता है, जिससे उसके दोनों भाई वहां आकर उसे बहुत मारते हैं। पर तभी वहां सैनिक आ जाते हैं, जिसके कारण वो तीनों वहां से भागकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। और अब जब वो जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी अचानक जंगल किसी जादुई दुनिया में बदल जाता है, जहाँ उन्हें एक फीमेल दिखाई देती है जो कहती है कि ये जगह स्वॉर्ड कैसल है, हम यहाँ योद्धाओं के हथियार बनाते हैं और आप लोगों को स्वर्ग ने यहाँ भेजा है जो हमेशा ताकतवर योद्धाओं को यहाँ भेजता है। वो फीमेल उनसे यहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर ल्यू कहता है कि हमने सुना है कि कुछ राजा डोंग के विरुद्ध हैं, इसलिए हम उनका साथ देने जा रहे हैं ताकि डोंग को मारकर हैन को फिर से पहले जैसा बना सके। पर डोंग ने एक योद्धा लूबू को अपने साथ कर लिया है, जिस पर वो फीमेल कहती है कि लूबू बहुत बहादुर है पर वो एक बुरा इंसान भी है, वो लोगों को अपनी जरूरत के लिए मार देता है, उसने मुझसे मेरा हथियार फैंगटियन भी ले लिया। और राजा डिंग ने लूबू की बहादुरी देखकर उसे अपना मंत्री बना लिया, पर लूबू ने उन्हें धोखा दिया और डोंग के साथ मिल गया। अब हमें राजा डिंग के मरने से पहले का सीन दिखाया जाता है जहां लूबू उन्हें मारने आया होता है। फिर तभी राजा डिंग कहते हैं कि डोंग तुम्हें धोखा दे रहा है, पर लूबू उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें वहीं खत्म कर देता है, जिनका सर वो डोंग के पास लाता है, जिसके इनाम में डोंग उसे वो सब कुछ दे देता है जो लूबू चाहता था। अब ल्यू उस फीमेल को कहता है कि हमने सुना है कि काओ नाम का एक योद्धा भी डोंग के विरुद्ध है, जिस पर वो फीमेल उन्हें काओ के बारे में बताती है कि जब काओ ने राजा डिंग के वफादार सीतू के सामने कहा था कि वो डोंग को मारना चाहता है तो उन्होंने काओ को अकेले में बुलाकर कहा कि यदि तुम डोंग को मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिस पर काओ ने जवाब दिया था कि उसे किसी की जरूरत नहीं, वो अकेले डोंग को मार देगा और वो डोंग को मारने चला जाता है। काओ दरअसल डोंग का कवि था, डोंग हमेशा अकेले में उसकी कविता सुना करता था, इसलिए डोंग लूबू को बाहर भेजकर उसकी कविता सुनने लगता है। इसी बीच डोंग की आंखें लग जाती है और काओ उसे मारने ही वाला होता है कि डोंग जग जाता है और काओ अपने हमले को छिपाने के लिए वो जिस हथियार से डोंग को मारने वाला था उस हथियार को डोंग के हवाले कर देता है ताकि डोंग उस पर शक ना करे, जिसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है। पर लूबू को काओ पर शक हो जाता है और वो डोंग को बता देता है कि वो उसे मारने आया था। अब सभी सिपाही और लूबू काओ के पीछे पड़ जाते हैं और लूबू फैंगटियन हथियार से काओ पर आत्मघाती
वार करता है जिससे निकली बिजलियों से सारी जमीन धंसने लगती है और काओ उसमें गिरकर बुरी तरह से घायल हो जाता है, पर उसे गांव के कुछ लोग बचा लेते हैं। वहीं काओ की लाश ना मिलने पर डोंग को अब भी यकीन नहीं होता कि काओ मारा गया। डोंग अब काओ की तस्वीर को सभी राज्य में फैला देता है और उस पर एक बड़ा इनाम घोषित कर देता है जो भी उसे पकड़ कर लाएगा। इसलिए इनाम के लालच में गाँव वाले अब काओ की सूचना एक अधिकारी चैन को दे देते हैं और चैन बिना मौका गवाए काओ को तुरंत बंदी बना लेता है ताकि वो काओ को डोंग के पास ले जा सके। पर जब चैन काओ से सवाल करता है कि वो डोंग को क्यों मारना चाहता है, जिस पर काओ जवाब में सारी बात बता देता है कि कैसे डोंग ने राजा के साथ धोखा दिया। अब ये सब जानने के बाद चैन काओ की हिम्मत देखकर उसका साथ देने का फैसला करता है और अपने भी पद को छोड़कर काओ के साथ निकल पड़ता है। अब 3 महीने का सफर करने के बाद वो दोनों काओ के चाचा के घर जाते हैं जहाँ उन्होंने काओ और चैन को रहने के लिए पनाह दिया। पर जब काओ सो रहा होता है तो वो एक डरावना सपना देखता है जिसमें उसके चाचा का परिवार उसे मारने की योजना बना रहे थे और तभी काओ की आंखें खुल जाती है और इसी के शक के बिना पर काओ अपने चाचा के पूरे परिवार को मार देता है। पर उन्हें मारने के बाद काओ को एहसास होता है कि उसने निर्दोष लोगों को मार दिया, जिसके कारण काओ और चैन वहाँ से जाने लगते हैं। पर रास्ते में उन्हें काओ के चाचा मिलते हैं और काओ उन्हें सारी बात बताकर उनसे माफी मांगता है, पर अंत में उन्हें भी मार देता है। तभी चैन काओ से सवाल करता है कि तुमने उनके परिवार को अनजाने में मार दिया, पर इन्हें क्यों मारा? जिस पर काओ जवाब देता है कि अगर मैं इन्हें नहीं मारता तो ये लोगों के साथ अपने परिवार का बदला लेने आ जाते। अब इन सब चीजों को देखकर काओ जब सो रहा होता है तो चैन उसे मारने की कोशिश करता है, पर उसे काओ को मारने की हिम्मत नहीं होती और अंत में वो उसका साथ छोड़कर चला जाता है। अकेले होने के बाद भी काओ ने अपना फैसला नहीं बदला, जिसके बाद वो मेरे पास आया। मैंने उसे एक शक्तिशाली तलवार दी जिस तलवार की मदद से इस दुनिया की रचना हुई थी। उसके बाद काओ ने अपने पिता से कहकर उनकी सारी संपत्ति बेच दी और अपनी सेना बनाई। इसके बाद वो फीमेल बताती है कि जो भी इस दुनिया में आता है मैं उसे शक्तिशाली हथियार देती हूँ और हर हथियार की आत्मा अपने मालिक से जुड़ जाती है और उसके मालिक का जितना खून हथियार पर गिरेगा हथियार उतनी ही शक्तिशाली बन जाएगी। जिसके बाद वो तीनों भाई फिर से असली दुनिया में आ जाते हैं जहाँ उन तीनों के लिए 3 हथियार होते हैं। वो अब सभी अपने अपने हथियार लेकर उन राजाओं के पास जाते हैं जो डोंग के विरुद्ध है और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें अंदर नहीं लिया जाता, पर काओ के कहने पर उन तीनों को अंदर ले लिया जाता है। सभी राजाओं में से एक राजा युआन को मुखिया बनाया जाता है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा हथियार और सिपाही है। काओ कहता है कि हमें सबसे पहले राजकुमार को बचाना होगा। अगर राजकुमार हमारे पास आ गए तो डोंग कमजोर पड़ जाएगा, पर डोंग हमें रोकने के लिए जियांग को भेजेगा जो एक वीर योद्धा है पर लूबू से ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगर हम जिंग को नहीं हरा पाए तो लूबू को भी नहीं हरा पाएंगे। अब जिंग वहाँ अपनी सेना के साथ आ जाता है और युआन एक एक करके राजा को भेजना शुरू करता है कि अगर जियांग मारा गया तो उसकी सेना डरकर भाग जाएगी। पर जियांग एक के बाद एक 3 राजा का सर कलम कर देता है। अब उन भाइयों में से गुआन जियांग से लड़ने जाता है और अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उसी हथियार के मदद से जियांग का सर कलम कर देता है। गुआन की बहादुरी को देखते हुए युआन तीनों भाई को कई सारे सिपाही देते हैं जो सबसे आगे रहेंगे। वहीं डोंग जियांग की मृत्यु से एकदम क्रोधित हो जाता है और लूबू को लाखों की सेना देकर सभी राजाओं की तरफ भेज देता है ताकि लूबू बदला ले सके। दूसरी तरफ बाकी राजा लूबू के आने के डर से भाग जाते हैं और अब सिर्फ 8 ही राजा बचे होते हैं, जिसके कारण अब उनकी सेना भी कम हो जाती है। अगले सीन में हम लूबू को देखते हैं जहाँ उसे एक लड़की डाओ दिखाई देती है जो आत्महत्या करने वाली थी। दरअसल डाओ सीतू की बेटी है जिससे डोंग शादी करना चाहता है, पर डाओ उसे पसंद नहीं करती, जिसके कारण ही वो आत्महत्या करने वाली थी। पर लूबू डाओ को बचा लेता है और उसके सवाल करने पर कि वो आत्महत्या क्यों कर रही थी तो डाओ सब बता देती है कि जिससे उसकी शादी होने वाली है उसे वो पसंद नहीं करती। जिसके बाद लूबू उससे शादी का प्रस्ताव देकर कहता है कि मैं युद्ध पर जा रहा हूँ और आकर तुमसे ही शादी करूंगा, जिसे डाओ भी मान जाती है। दूसरी तरफ काओ और लू युआन के पास आकर कहते हैं कि हमारे पास एक योजना है, हम तीनों भाई कुछ सेना को लेकर लूबू पर हमला करेंगे। वहीं काओ और बाकी राजा अपनी सेना के साथ डोंग और उसके सिपाहियों पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ गुआन अपने सभी सिपाहियों को कहता है कि यदि तुम्हें इस युद्ध में लड़ना है तो योद्धाओं की तरह लड़ो, कायरो की तरह डर कर भाग मत जाना। आप सभी अपने हमले के लिए निकलते हैं। काओ और युआन अपने सभी सिपाहियों के साथ डोंग को मारने निकल पड़ते हैं और तीनों भाई अपने सिपाहियों के साथ लूबू से लड़ने आते हैं। पर लूबू के कोई मंत्र पढ़ते ही उनके कुछ
कुछ सिपाहियों को भूसे में बदल देता है और फिर वो युद्ध में कूद पड़ता है। सभी सिपाही जो बचे हुए थे वो घेरा बनाकर लूबू के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और तीनों भाई अपने ताकतवर हथियार का प्रदर्शन करते हुए एक एक करके सारे सिपाहियों को ढेर करने लगते हैं। अब अपने सिपाहियों को मरता देख लूबू अपने हथियार फैंगटियन का प्रयोग करता है और उनके सिपाहियों को बिजलियों से ढेर कर देता है, जिसके कारण वो तीनों अब लूबू पर अपने हथियार से हमला करते हैं, जिससे लूबू और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते उन भाइयों के वार से लूबू कमजोर पड़ने लगता है, पर हथियार पर उसका खून लगने के कारण वो और भी शक्तिशाली होने लगता है। जिसके बाद उन भाइयों को उस फीमेल की बात याद आती है कि हथियार पर उसके मालिक का जितना खून लगेगा वो हथियार उतना ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। जिसके बाद तीनों भाई अपना खून अपने अपने हथियार पर लगाते हैं, जिससे उनका हथियार भी और भी शक्तिशाली हो जाता है। पर अब भी उनका हथियार लूबू के फैंगटियन हथियार का बराबरी नहीं कर पाता और लूबू तीनों भाई पर भारी पड़ जाता है। दूसरी तरफ काओ अपने साथियों के साथ डोंग के शहर को बर्बाद करके उसके सिपाहियों को भी मार देता है, जिसके कारण डोंग अपनी हार मान लेता है और अपने सलाहकार से कहता है कि जितना जरूरी सामान है ले लो, हम दूसरी जगह जाएंगे। इसलिए वो सलाहकार लूबू को भी वापस बुला लेता है। इसके बाद वो सभी हैन राज्य को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और अपने साथ राजकुमारी को भी ले जाते हैं। दूसरी तरफ काओ के पास एक सिपाही आकर सारी जानकारी देता है, जिस पर काओ कहता है कि मैं फिर से डोंग को पकड़ूंगा और राजकुमारी को लाकर उन्हें हान राज्य का राजा बनाऊंगा। दूसरी तरफ डोंग और सभी डियायो को दुल्हन बनाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी उसके पिता सीतू डाय को कहते हैं कि डोंग तुम्हें पसंद करता है, तुम इस बात का फायदा उठाना। जिस पर डाओ कहती है कि मैं जानती हूँ, इसीलिए मेरे मन में विचार है उसे बर्बाद करने का। इसके बाद हमें कुछ साल आगे का समय दिखाया जाता है, जहाँ काओ लियू से मिलने आता है और उसे सारी बात बताता है कि जिन राजाओं के साथ हमने डोंग पर हमला किया था वो सभी मतलबी निकले। डोंग के भाग जाने के बाद उन्होंने हान राज्य के सभी महत्वपूर्ण चीजों को चुराकर अपने राज्य ले गए। हान राज्य को संभालने के लिए और समय लगेगा। जिस पर काओ कहता है कि जब तक मैं हान को पहले जैसा ना कर दूं, हान राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप तीनों भाइयों की है। ये कहकर काओ वहाँ से चला जाता है और इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।